आज अवाम की आवाज में आपको ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ रिश्ते, रवाबित और दूसरे मामलात कैसे होते हैं। कहते हैं खूनी रिश्तों का जुड़ना आसमान पर ही तय पाता है और जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिश्ता, नाता और दूसरे मामलात खुद ही जोड़ता है और इन रिश्तों को खुद ही तोड़ता भी। लेकिन अफसोस, बाज दफा रिश्तों में ऐसी मिलावट हो जाती है कि आगे चलकर कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। रिश्ते और एहसास को अगर आपस में जोड़ा जाए तो हजरत अली का मशहूर कौल याद आ जाएगा, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ऐसी ही एक कहानी अवाम की आवाज में आज पेश की जाएगी। हमने आपको पहले भी ऐसे ही रिश्तों के सिलसिले में एक प्रोग्राम दिखाया था जिसमें मकतूल शफीक ने 6 माह का एक मासूम बच्चा गोद लिया था। जब वो बच्चा जवान हुआ तो अपने मुंह बोले बाप शफीक की शफकत ना पा सका और उसने अपने मुंह बोले बाप को बेरहमी से कत्ल करने के बाद अपने घर के अंदर ही दफना दिया। गला किसने दबाया? गला मुंह पे वो बिस्तर होते ना, गुदड़ी खेता रखा है मुंह पे, खेता रख के दबाया। मेरे को बोला तू टांग पकड़ ले, तू टांग पकड़ ले। मैंने कहा आप क्या दबा रहे हो, ज़्यादा देर दबाओ नहीं, मर चुके हैं ये, अब तो मर गए ये। नशा उतरा, उसके बाद तुम लोग ने दफनाया भी ना अपने बाप को? कहाँ दफनाया? घर में दफनाया जी। और उसे लालच था सिर्फ और सिर्फ पैसों का। 65 साल शफीक नाबीना था और लोगों को तावीज बना कर देता था। उससे अपने लेपालक बेटे से अपनी जिंदगी का खतरा रहता था। वो हमेशा उसे पैसे भी देता रहा, लेकिन इस दरिंदा सिफत इंसान की पैसों की हवस खत्म न हुई और आखिरकार उसने एक दोस्त के साथ मिलकर शफीक की जिंदगी का चिराग ही गुल कर दिया। आए दिन उनको अपनी मौत का डर था, कहते थे इससे मेरे को अपनी मौत का डर है, इसीलिए मैं इसको 100-150 रुपए देता हूँ भाई कि ये मुझे मार ना दे। मकतूल शफीक को एहसान के बदले मिली मौत और लेपालक बेटे ने मौत के बाद भी उसे न बख्शा। घर के अंदर ही लाश दफना दी और मजार बना डाला ताकि उससे मजीद पैसे बटोर सके। लेकिन खुदा की कुदरत, ना हक खून रायगा नहीं जाता। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कब्र कुशाई यहाँ पे शुरू हो गई है। एक बाप जिसका अपने ही बेटे ने कत्ल किया और अपने ही घर में दफना दिया। कितना मुश्किल काम होता है, किसी और की कब्र खुद रही है तब दिल में अफसोस हो रहा है। हमने किया इन जालिमों का राज़-फाश। पुलिस वालों ने शफीक की कब्र कुशाई की और मुल्जिमान को कैफिरे किरदार तक पहुंचाया। आज ऐसी ही कहानी दोबारा दोहराई गई। आलाए कत्ल कुल्हाड़ी और बुगदा था, जिससे कुर्बानी के दिनों में बड़े जानवरों को काटा जाता है। आलाए कत्ल बरामद कर लिए गए जिनसे 2 इंसानों की जान ली गई थी। आज के मुअज़्ज़ब दौर में भी ऐसे जानवर नुमा इंसान है जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर दूसरे इंसानों को नाहक कत्ल करते हैं। ऐसा रवैया हमारे माशरे में क्यों पनप रहा है, आज हम तलाश करते हैं। जाए वारदात सुरजानी टाउन, जहाँ गरीब लोग आबाद हैं। यहाँ अक्सर लोग कब्जे के मकानों में रहते हैं। यहीं पर 2 संगदिल लोगों ने 55 साला बाबा सिद्दीक को जिंदगी से महरूम कर दिया। बाबा सिद्दीक दम दुरूद भी करता था, वो छोटे छोटे कारोबार भी करता रहा। बाबा सिद्दीक इन मुल्जिमान से शफकत और प्यार भी रवा रखा, लेकिन दरिंदों ने रिश्तों का पास नहीं रखा और नींद में उसे ही अब्दी नींद सुला दिया। ये मुल्जिमान कौन हैं? इनका मकतूलीन से क्या रिश्ता था? दोनों मुल्जिमान का आपस में क्या रिश्ता है? इन दरिंदों ने क्यों 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया? क्या मुल्जिमान और मकतूलीन के दरमियान कोई रंजिश थी? इन मुल्जिमान ने दोहरा कत्ल करके क्या हासिल किया? आज यही कुछ दिखाएंगे और जानेंगे इन बेहिस इंसानों के बारे में। हम आए हैं गुलशन सरजानी ब्लॉक H में। यहाँ हुई है दोहरे कत्ल की एक वारदात और कत्ल करने वाले कोई आम लोग नहीं थे बल्कि अपने ही रिश्तेदार थे और रिश्ता ऐसा था बाप बेटे का। आजकल लोग अपने खून के रिश्तों पर एतबार नहीं करते और कहते हैं कि जो गैर होता है वो भी अपना निकल आता है। तो हुआ यही, एक पराये शख्स को एक बूढ़े शख्स ने जिसका अपना कोई बेटा नहीं था, बेटा बनाया, अपने मुंह से बेटा बोला, लेकिन उसी बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। किस तरीके से ये वारदात हुई ये तो हम जानेंगे तफसीलात, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्राइम सीन ज़रा दिखा दूं कि किस घर में ये लोग रहते थे, किस तरीके से रहते थे और क्या वजूहात बनी और किस तरीके से ये कत्ल हुआ ये भी दिखाऊंगी।
ये है वो घर, एक छोटी सी झोपड़ी का मंजर ये दे रहा है। कच्चा मकान है, यहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग रहते नहीं हैं, मिडिल क्लास भी नहीं रहते, लोअर क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये वो घर है। साथ में हमारे लाल खान साहब हैं। इन्होंने ये तमाम केस जो है वो देखा है और किस तरीके से हुआ है, इनसे तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सामने ही मुझे यहाँ खून और तकिया खून आलूद नज़र आ रहा है, क्या ये वही जगह है जिसके ऊपर सिद्दीक नामी जो शख्स था जिसने एक बेटा बनाया हुआ था उसका कत्ल हुआ? हाँ, इस पे वही था जो उसने बेटा बनाया था, लेकिन बाद में नाम का पता चल गया कि जी वो इसका नाम है फ़ाहद। बाद में नाम मकसद है वो हो गया जब उसके जो है ना इनके कातिल पकड़े गए। अच्छा, बाद में पता चला है कि वो बेटा बनाया हुआ था। बनाया है और उसका नाम है फ़ाहद नाम है। अच्छा, ये जो घर है, इस घर में अंदर कमरों में नहीं सोते थे? नहीं, कमरे में तो सिर्फ सदीक ही सोया हुआ था। हो सकता है किसी गर्मी की वजह से लाइट ना होने की वजह बाहर आ गए हो। अच्छा, ये गर्मी के दिन हैं, अक्सर लोग जो हैं बाहर रात के वक्त सोना पसंद करते हैं, तो बाहर ही सोए थे। ये 2 चारपाइयाँ इस वक्त लगी हुई थी और ये मंज़र दिखाने के काबिल मेरे ख्याल से नहीं है। खून पड़ा हुआ है, जमा हुआ है खून तकिए के ऊपर, कपड़े भी पड़े हुए हैं खून आलूद, नीचे खून पड़ा हुआ है। और जिस तरह से जानवर ज़िबा करते हैं बिल्कुल उसी तरह ज़िबा किया गया है यहाँ पे एक शख्स को, एक ऐसा शख्स जिसने आपको बेटा बनाया हुआ था। जो बाप था वो अंदर था, बाहर जो था एक और लड़का था जिसको उसने बेटा बनाया हुआ था। बिल्कुल, ये बाप जो है बाबा सदीक जो है वो कमरे में सोया हुआ था और जिसको बेटा बनाया था, जिसका बाद में नाम जो है तस्दीक हुआ कि इसका नाम फ़ाहद है। तो 2 कत्ल हुए हैं। 2 कत्ल हुए हैं। जिसने कत्ल किया वो भी मुंह बोला बेटा था? वो भी मुंह बोला बेटा है। उसका नाम शोएब उर्फ नावीद, बाप का नाम है शरीफ। शोएब ने कत्ल किया है बेसिकली। शोएब है और दूसरा जो इसका साथी है उसका नाम है शराफत अली। शराफत और शोएब दोनों ने मिलके किया, लेकिन बाबा सदीक ने जो है ना शोएब को ही सिर्फ बेटा बनाया हुआ था, मुँह बोला बेटा। शराफत को नहीं बनाया हुआ? नहीं, शराफत को नहीं बनाया था। लेकिन प्लानिंग जो हम सुन रहे हैं वो शराफत की थी। जो प्लानिंग थी वो शराफत की थी, क्योंकि शराफत जो है ना उसका माली हालात ख़राब थी और शराफत की एक जवान लड़की थी जो वो कह रहा है कि मैंने उसको लालच दी थी शोएब को कि जी मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करा लूँगा। अच्छा, हम अंदर चलते हैं। यहाँ वो बाप था सिद्दीक नामी जिसका कत्ल किया है शोएब ने और शराफत ने। आप देखें खून के छींटे हैं। मैं अंदर आते हुए घबरा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि एक इंसान का खून देखना कोई आम बात नहीं होती। ज़मीन पे वो बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था, तो जो लोग मिलते गए उनसे रिश्ते बनाता गया, दोस्त बनाए, बेटे बनाए, लेकिन उन्होंने देखें किस तरीके से कत्ल किया। आपके सामने है, खून पड़ा हुआ है। अब कोई देखने वाला नहीं है, इस घर में कोई पीछे आए ही नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को साफ़ कर दे, इस इंसानी खून को कोई साफ़ करे। कोई नहीं है। इस बाबा का कोई नहीं था। इस बाबा का जो है वाइफ जो है ना पहले फौत हो गई थी और एक बेटी थी जिसकी उसने शादी की थी, तो वो कहीं न्यू कराची में कहीं रह रही। बाकी भाई भी था, भाई जो है इस खुदा की बस्ती में रह रहा है, मुश्ताक नाम है, लेकिन उसके साथ इसका कोई वास्ता नहीं था। इसकी माँ जो है ना वो भी वहाँ रह रही थी न्यू कराची के इलाके में। इसकी माँ जिंदा है। अच्छा, माँ जिंदा है। वो तो और बूढ़ी होंगी। माँ इसकी तकरीबन 95 साल। अल्लाह, उनको पता ही नहीं हो चल रहा होगा कि मेरे बेटे का क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं ये किस तरीके से ये यहाँ अंदर लेटा हुआ था वो शख्स? हाँ, वो अंदर लेटा हुआ था, सर इस तरफ था और पैर इस तरफ थे। उसको जो है ना मुझे इस तरफ पहले शराफत बोला था कि मैंने इसको पहले डंडा सर पे मारा और शोएब ने फिर इसको जो है वो बगदी से जो है ना उसको। किस कहाँ है वो आला कत्ल? कहाँ है आला कत्ल? अभी जो है आईओ है अपना, क्योंकि केस रजिस्टर हो गया तो वो इकबाल है तफ्तीश का, उनके पास है। अच्छा, तो वो जो बुगदा था वो खुद लेकर आया था शराफत अपने साथ? नहीं, वो बाद में जब मैंने इन दोनों को पकड़ा तो उसने फिर ये बरामद करके मुझे दिखा दिया कि भाई ये इसी आला कत्ल से हमने निकाला। नहीं, तो वो यही इसी घर से निकाला था? इसी घर से बराबर कमरे में वो पड़ा हुआ था, लेकिन उसने खून से जो है ना उसको साफ। गला काटा है, क्या किया है? नहीं, बिल्कुल सर पे मारा है दोनों को। बुगदा सर पे मार दी? दोनों को। अच्छा, ये सारे आदमी इस घर में क्यों रहते थे? बस ये चूंकि चढ़ा रहता था और तवीज़ गंडों का भी काम करता था। कौन? ये बाबा सदीक। अच्छा। हाँ, तो मुख्तलिफ तो तावीज़ गंडे की कोई चीज़ें यहाँ से मिली हैं?
नहीं, हमें तो कोई प्रोवाइड नहीं हुई है, कोई ऐसी मकसद है कि कोई चीज़ जो तवीज़ की है, लेकिन यह है कि अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि अंदर कत्ल हो गया? ये यहाँ मोहल्ले वालों ने, एक बंदे ने फ़ोन किया कि भाई इस तरह जो है ये ताला लगा हुआ है बाहर से और अंदर जो है ना कोई बंदा जो है ना वो हिलजुल नहीं हो रही है उसकी। और फिर उसके बाद जो है ना कितने घंटों तक ये लाशें पड़ी रही हैं? ये तकरीबन रात 1 बजे, जो उनका गवाह है कि रात 1 बजे ये वाक़या हुआ है, तो हमें पता चला है तकरीबन 1:40 पे मुझे दोपहर को मुझे फ़ोन आया। यानी 12 घंटे बाद आपको पता चला? जी। तब तक लाशों का क्या हशर हो गया था? इतने गर्मी के दिन है, खुला सूरज, सब कुछ। हाँ, बस जाहिर बात है उससे स्माइल तो आ रही थी काफ़ी सारी। मोहल्ले वालों को पता लग रहा था। अच्छा, ये जो कत्ल हुआ है ये आप क्या समझते हैं, किस वजह से हुआ? ये ईद पे बाबा सदीक ने कुछ 5, 6, 7 बकरे बेचे हैं, जिसमें उसको काफ़ी मुनाफा हुआ है। तो उसमें कम से कम 17,000, 70,000, 80,000 या लाख बाग पैसे इसके पास है। तो उस गरज से जो है ना शुएब को उसने मिलाया अपने साथ कि मैं आपको जो है ना अपनी लड़की दूंगा और इसका मेरे को आप साथ दे दे ताकि हम इनको ख़त्म करके, सिर्फ पैसों के लिए बस सिर्फ। लेकिन जब ये काम सारा हुआ तो उन्होंने जब तलाशियाँ ली तो 30,000 रुपये बरामद हुई, यानी 30,000 रुपये इनसे मिले। तो फिर जो है ना उन्होंने 15,000 शराफत नहीं लिए, 15,000 जो है ना शुएब नहीं लिए। अब आप देखें कि हमारे माशरे में हर दूसरे घर में ये जादू टोने की कहानियाँ मशहूर होती हैं। हर दूसरा बंदा जो बुज़ुर्ग हो जाता है, बड़ी उम्र का हो जाता है, वो जादू टोने से इलाज करना शुरू हो जाता है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। और जब आप इस तरीके से इस तरह के गलत काम करते हैं ना, तब भी नतीजा जो होता है वो गलत निकलता है। अभी देखें, इस बाबा ने, सिद्दीक बाबा ने तावीज़ गंडे भी शुरू किए, दूसरों पे एतमाद करना शुरू कर दिया। कई तरह के लोग इसके घरों में आ रहे होंगे, दूसरों को पता लग रहा होगा कि हाँ इसके पास इस तरीके से नाजायज़ तरीके से पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लूट लें। और जो शख्स खुद नाजायज़ तरीके से कमा रहा है उससे लूटना कोई चोरी थोड़ी होती है। तो ये जो एक एलिमेंट है ना इंसान के दिमाग में आता है, तो तमाम इल्ज़ामात से, तमाम जुर्म से वो बरी जमा हो जाता है और कहता है कि ये हम जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। मैं बेवा औरत का कहाँ थाने के चक्कर काटती, बीमार मैं वैसे है, बोला मैं बकरे बेच कर तेरा इलाज करवाऊंगा। अब हम आपको मकतूल सिद्दीक की बूढ़ी माँ की बातचीत सुनाएंगे कि क्यों मकतूल सिद्दीक उससे दूर अलग थलग मकान में रहता था और एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे की हालत जिंदगी के बारे में कैसी मालूमात रखती है। सिद्दीक क्यों अलग रहते थे? वो इसी जख्म के मारे रहते थे। बीमारी थी उन्हें? बीमारी थी। आप कज़न है उनके? जी जी। आपकी मुद्दत में FIR है? जी जी। इनका कोई नहीं है और मर्द? इनका बेटा एक और है, वो भाई खड़े तो हैं पीछे। अच्छा, आपका एक और बेटा है? हाँ, वो भी अलहदा रहता है। अच्छा, सिद्दीक बाबा के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है? वो बेटी। शादी हुई भी है? हाँ, शादी। अच्छा, तो वो बीमार थे इसलिए अलग रहते थे? हाँ, बीमारी की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, जो बेटे उन्होंने मुंह बोले बनाए हुए थे, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? तो आपसे बातचीत करते थे वो घर आके कि मेरे साथ ये बंदा रह रहा है, मैंने इसको रखा हुआ है? मैं कभी साल 6 महीने में जाती थी ना, आधा घंटा मुश्किल से बैठने देता था। जा तो क्यों आती है, जंगल है, ये है, वो है, बातें भिड़ा देता। मैं गुस्से में फिर आ जाती थी। ना हमारे को ये बताया कि मेरा ये बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा यार दोस्त है। मैं एक कहती थी, बेटा ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। बोले अम्मा मैं किरी ना तो किसी से दुश्मनी है ना मेरा कोई सज्जन है। हाँ, दवा सलाम। दुआ सलाम। दवा। मुझे बताएं कि रोजी के लिए क्या करते थे सिद्दीक? वो छोले बेचता था। बेटे बकरीद के दिनों में बकरे खरीदता था, बेचता था। आपसे प्यार करते थे वो? हाँ, कभी जिंदगी मेरे सामने नहीं बोले, मेरी बात नहीं मानी। मैंने पैर पकड़ लिए, बेटे यहाँ आ जा, मैं अकेली हूँ। अम्मी मैं बेपड़ा दूँ, मैं खुद उसके कपड़े लाया करती, गुस्से में उठा लाती। इतना जख्म था।
जख्म था, वो कपड़े खून में हो जाते थे ना, वो बूढ़ी अम्मी थी, कौन धोता, तो इस वजह से वो अलग ही रहते थे, धोबियों से धुलवाते थे या खुद धोते थे। बोलता अच्छा नहीं लगता, मैं इधर घूमूंगा, शलवार में खून लगा हुआ है, जख्म है, तो इस वजह से अक्सर ज़्यादातर वो अकेले ही रहते थे। अच्छा, वो तावीज़ वगैरह का भी काम करते थे? दम करते थे, दम करते। पढ़ा लिखा तो था ना, देखो ये काम होता पढ़े लिखे का। हाँ। बेटी अलीफ से बे नहीं आता था। अच्छा। है? अब वो ऊपर लगाना, उसको पढ़ाई नहीं आती थी। हाँ, ये अल्लाह का कलाम दम जरूर करते थे, ये मुझे पता है। अच्छा, पढ़ाई नहीं आती थी, वो अल्लाह ने। मोबाइल फोन भी नहीं था सदीक के पास? सदीक के पास मोबाइल था। तो फोन नहीं किया ईद पे? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। बात रखता ही नहीं था। हमने बताया वो मुंडी आदमी था बाजी, आए तो लगातार आ जाता था, नहीं तो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भी हो जाता था। अब मेरी उसकी मुलाकात हुई भी पूरा 1 साल हो गया, मुझे तो आज तक उसका घर का ही नहीं पता है कहाँ। फिर आपको पुलिस ने कब बताया? हमें बताया पीर वाले दिन, तकरीबन 4 बजे करीब फुप्पो के पास इतला आई थी। इन तक कैसे पहुंच गई पुलिस? वहाँ से खुदा की बस्ती से कोई इनके पास फोन आया था। अच्छा। मेरा घर भी पीछे करीब में। अच्छा। तो मुझे बच्चे ने जाके बताया दादी रो रही है। हाँ। मैंने बोला क्या हो गया? बोला वो सदीक भाई फोत हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि कत्ल हो गया, छोटा बच्चा आया था बताने, उसको क्या पता कत्ल हुआ है या फोत हुआ है। तो मैं आया तो इधर घर पे सब रो रहे थे। फिर मेरे बहनोई चले गए शादी में, उनके भांजे की शादी थी, तो उनके मोबाइल पे फ़ोन आया था कि भाई आप थाने ले गए हैं, आप थाने पहुँचो। हम लोग थाने पहुँचे, थाने से इतला मिली कि अब्बासी हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ से गया, शनाख्त करी हमने। भाई की तो शनाख्त हो गई थी, जो दूसरे थे ना हमने कभी उनको पहले कभी देखा ना कभी मिले, तो हमने बोला भाई इसको तो हम जानते भी नहीं है। उसके घर वाले आए उधर? बाजी उसका अभी तक कोई भी नहीं है। अभी तक कोई नहीं? जी हाँ। इसका मतलब कोई है ही नहीं? अब वो खुदा जानता है बाजी, अब हम गलत बयानी करें आपसे, कोई ऐसी बात करें, आपको पता ही हमें नहीं पता। लाश हमारे हैंडवर्क की रखने की जैसी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले की ये वाकया था। जब मैं फुप्पी और वो मेरे बहनोई हम तीनों गए तो अंदर दाखिल हो गए, तो पुलिस वाले ने बोला भाई वो मुजरिम पकड़े गए हैं। अच्छा। जी हाँ। तो जिन्होंने हमें हैंड ओवर किया था लाश, रमज़ान साहब, वो आए नहीं थे उस टाइम। वो फिर आए तो उन्होंने देखा तो मुजरिम पकड़े गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप देखना चाहोगे? बिल्कुल। क्या वजह थी भाई, क्यों मारा? तो जब वो मुलजिम के पास पहुंचे तो उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि भाई हमने पैसों की वजह से जो है ना उसको मारा है। अभी आप क्या चाहती हैं, सजा मिले जिसने मारा है? देखो मेरा बच्चा तो वापसी नहीं आऊगा। अब मैं बिगड़ आँखें देखी, मैं कह दी किसने कत्ल करा, इसने करा, उसका फैसला अल्लाह ही करेगा। सही है ना? हमने तो थाने में भी यही कह दी थी, अपना मेरा बच्चा मिले, मैं दुनिया को फांसी तोड़वा दूं, मुझे कह रकात का सवाब मिलेगा। कुदरत आप ही फांसी तोड़ देगी जिसने ना हक करा। मैं बेवा औरत का कहाँ थाने के चक्कर काटूंगी? बीमार मैं वैसे है, बोला मैं बकरे बेच कर तेरा इलाज करवाऊंगा। अच्छा, इलाज की वजह से उन्होंने वो पैसे रखे? नहीं, वो तो ये काम तो आई साल करता था, बकरे बंडे वो आई साल करता था। ये नहीं कि मेरे मारा करता था, मगर उसने मेरे को दिलासा दिया कि मैं तेरा इलाज करवा दूंगा। मैं बोली अच्छा, अब तुम आप ही इंसाफ करो। ना हमने उनका नाम लिखवाया, ना हमने उनको ये कहा कि ये करो वो करो। वो पुलिस ने खुद अपनी तफ्तीश में उनको पकड़वाया है। ये देखें यहाँ पे कुल हो रहा है, उसके चने पड़े जा रहे हैं सिद्दीक के। और अब देख रहे हैं कि ये एक ही कमरा है जिसमें हम बैठ के बात कर रहे थे, उसी कमरे में ख़वातीन बैठ के पढ़ाई भी कर रही हैं। इसी एक कमरे में ये अम्मा रह रही हैं, सिद्दीक की माँ है, कितनी बुज़ुर्ग हैं और अपना गुजारा खुद कर रही हैं। अब क्या होगा इनका? कोर्ट कचहरी से भी ये लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमें बुला लिया जाता है। कज़न मुद्दई है, सिद्दीक का कज़न मुद्दई है इस FIR में, और वो ये कह रहा है कि मैं खुद दिहाड़ी पेशा हूँ, एक दिन नहीं जाता कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता हूँ तो हमारी जो घर की हांडी है वो नहीं बनती है। तो कितना बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का। गुरबत का आलम देखिए, लालच रस का आलम देखिए। पहले कत्ल किया या पहले पैसे निकाले? पहले कत्ल इसने कर दिया था। कर चुका था ये? मैंने तो डंडा मारा था पाँव। गर्दन पे बुगदा मार दिया? गर्दन पे नहीं मारा मैडम, मैंने सर पे मारा। हम
हम यहाँ सरजानी टाउन थाने आए हैं और इसलिए कि मुल्ज़िमान यहाँ पे हैं, SHO साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम तफसीलात लेंगे इस केस के हवाले से। अब हम आपको उन मुल्ज़िमान से मिलवाएंगे जिनके चेहरे मासूम और काम घिनौने हैं, लेकिन अब नदामत का चेहरा ओढ़ रखा है। इन मुल्ज़िमान ने बदतरीन तशद्दुद करके 2 अफराद की बेरहमी से जान ले ली, वो भी चंद रुपयों की लालच में। SHO सरजानी टाउन थाना इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये हैं वो 2 मुल्ज़िमान। पहले मैं इन लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद इम्तियाज़ साहब से डिटेल्स मालूम करूँगी। अच्छा, ये है शराफत, ये है शहाब। शराफत को मुंह बोला भाई बनाया हुआ था सिद्दीक ने, और तुम्हें बेटा बनाया हुआ। जी। किस तरह कत्ल किया? ये पैसों के पीछे हुआ था। कितने पैसे? 30,000 रुपये। कैसे पता चला कि उसके पास पैसे हैं? वो बकरे बेच के आया था। आपको बताया था कि मेरे पास इतने पैसे हैं? जी। कब बताया था? बासिर ईद के दूसरे दिन। ईद के दूसरे दिन ही बता दिया था? अच्छा, तो मुझे बताओ कि इनको जानते कैसे थे? ये मेरे भाई बने हुए थे पहले। कितने साल पुराना जानते हो? कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल? तो घर में आना जाना भी होगा इसका तुम्हारे? बहुत गहरी दोस्ती थी। अच्छा, तो पैसे वैसे कभी उधार मांगे सिद्दीक से? हाँ, उधार भी जैसे से लेते भी थे। कितने अरसे से सिद्दीक को जानते थे? मेरे को 3-4 साल हुए थे। कैसे जानते थे? वो ऐसे जानते थे, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में। वहाँ इंतकाल हो गया था, उसके बाद इनके ससुराल में रहने लग गया था मैं। तुम क्यों? मेरा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? माँ बाप कोई भी नहीं है? बहन भाई भी नहीं है? सिद्दीक को कैसे जानते थे? इनके घर आते थे, जाते थे। उसके सिद्दीक के घर जाके रुकते थे? रातों को रुकते थे तुम लोग? नहीं जी, पहले रुकते थे, फिर अभी नहीं रुकते थे। खाना पीना सब साथ चलता था? जी। वो सिद्दीक और क्या काम करता था? वो मुर्गी बच्चे लाता था, वो बेचता था। अच्छा, कत्ल किया है पैसों के लिए क्योंकि तुम्हारे पैसे उसके ऊपर उधार थे। तुमने क्यों कत्ल किया? मेरी कोई ना दुश्मनी ना कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर इन्होंने भी ये बोला था मेरे को, रात को इन्होंने फ़ोन करा था कहाँ पर है, मैंने गाड़ी चला रहा हूँ मैं। इन्होंने यहाँ पर आके लियारी में मिली मुझसे। क्यों? इन्होंने ये नहीं बताया। फिर? अच्छा, मैं लियारी गया, इनसे मिला, इन्होंने चलो घर पे चलते हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी कर दे, घर पर सो जाइए तो सही है ना, फिर सुबह चले जाइए। मैंने चलो सही है। मैं इनके घर चले गया, खाना वाना उन्होंने खिलाया, मैं सो गया। मैं सोने के बाद उन्होंने 1 बजे के कोई 1:30 बजे उन्होंने उठाया। उठा के ना मेरे को वहाँ ले गए उनके घर के साइड। उन्होंने देखा अंदर से कुंडी लगी हुई थी, सोए हुए थे वो सोए हुए थे। पीछे गली में से घूम के गए, दीवार टूटी हुई थी सामने की। वो वहाँ से अंदर घुसे, दीवार कूद के इन्होंने कुंडी खोली। कुंडी खोलने के बाद इन्होंने तुम्हें अंदर घुसाया? अंदर घुसाया। बाहर कौन लेटा हुआ था? फहद? जी, फहद लड़का लेटा हुआ था, अंदर सिद्दीक के साथ लेटे हुए थे। तो फहद की आँख नहीं खुली जब ये कूदा अंदर? नहीं, दीवार छोटी है, मैं खड़ा होता हूँ, मेरे भी हाथ चले जाते हैं दीवार। फिर ना उस दोनों क्या नाम है अंदर रखी थी कुड़ारी जैसी कुड़ारी, वो इन्होंने उठा के दी मेरे को। इन्होंने वाला ये सामने ही नजर आ गई कुल्हाड़ी पड़ी? जी जी। फिर इन्होंने उठा के दी, इन्होंने वाला इसको मार दिया। अच्छा, तुम्हें बोला कि मार दे? जी। तो तुम्हें हैरान नहीं हुआ? एक तो पहले यहाँ लेकर आ गए, फिर बोल रहा मार दे। जी, इन्होंने वाला नहीं किसी को बताइए नहीं, अपन दोनों के बीच की बात है, सही है ना। ये उठा के इसको मार, मैं अंदर वाले को मार। तो तुमने कहा ठीक है? इन्होंने धमकाया ना मेरे को। इन्होंने तो इतनी देर तुम दोनों की बातचीत चल रही थी, वो जो फहद लेटा हुआ था वो नहीं जागा? नहीं, पहले से प्लानिंग बना के आए हो गया ना कि अब कत्ल करना है? पहले मेरे को कोई ऐसे ही पता होती मैं भाग जाता पहले ही। ऐसा मसला है, कहते नहीं ऐसा नहीं करना मैंने। पहले कत्ल किया या पहले पैसे निकाले? पहले कत्ल इसने कर दिया था। कर चुका था ये? मैंने तो डंडा मारा था पाँव। पाँव पे डंडा मारने से इंसान मरता तो नहीं है, वो तो जाग गया होगा। इसके पास वो इतना बड़ा वो जो जिससे गोश्त काटते हैं वो बुगदा, इसने कहाँ से उठाया था? वहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, कुर्बानी करके आई था ना। हाँ हाँ। मेरी पड़े हुए थे टोकरे। मैंने 30,000 लिए, 15 मैंने रखे, 15 इसको। नहीं, बुगदा किसने मारा? इसने मारा। कहाँ मारा? गर्दन पे बुगदा मार दिया? गर्दन पे नहीं मारा मैडम, मैंने सर पे मारा।
सर पे मैंने मारा था, बाहर वाले को मैंने मारा था। पहले बाहर वाले को मारा या अंदर वाले को? पहले बाहर वाले को मारा था, ये अंदर भागते हुए गए थे। दूसरी कांटे काटने वाली कुड़ादी रखी हुई थी, इन्होंने वो मारी थी। कितने साल पुरानी तुम्हारी दोस्ती थी, और एक ऐसा बंदा जो बेचारा जिसका कोई नहीं आगे पीछे, बीमार है, अकेला पड़ा रहता है, वो अपनी रोजी कमा रहा है। तुमने अपने बच्चों का लिहाज नहीं किया? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। क्या होगा उनका? जवान बेटी भी है ना, जिसकी लालच में ही आता था तुम्हारे घर? इसी के चक्कर में किया है? जी। क्या? बेटी का रिश्ता देना। बेटी का रिश्ता देना चाह रहे थे ये तुम्हें? जी। तो तुमने कत्ल कर दिया? उन्होंने धमकाया भी था ना मेरे। क्या बोला था? उन्होंने धमकाया था, टांगे तोड़ दूंगा, ना तू आएगा ना रिश्ता मिलेगा तेरे को। मुलजिमों से बातचीत के दौरान पुलिस ने मकतूलीन की तस्वीरें भी दिखाई जो दिल दहला देने वाली। इतनी आसानी से ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक इंसान को फहद के ऊपर इतने वार किए कि उसकी जो है ना चेहरा ही शनाख्त की कब्र नहीं। अच्छा, ये 2 बार कह रहा है, यानी ये वो जुनूनी कैफियत में होगा कि मार रहा होगा ये किसी तरीके से मर जाए, जैसे कीड़ा कोई मार रहा होता है। उसको जो है ना फहद को उसने जो है ना थोड़ा एक होशियार किया, वो सोया हुआ था तो उसके पाँव में से खुजली की उसने शराफत ने। अच्छा। उसके पाँव से, और ये पीछे जो है ना ये कुलाड़ा जो है ना ये लेके खड़ा हुआ था। अच्छा। वो जैसे ही मतलब उठा है तो उसने पीछे जो है ना उसको वार करने में आसानी हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में तो आया अपनी जगह, मगर वो लालच इसको इतनी नहीं थी जितनी लालच इसको शादी की थी कि अपनी बेटी से शादी करा। शराफत की बेटी से ही शादी करना चाह रहा था, जिसका शराफत खुद भी बता रहा है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता है। इसके बाप जिसको इसने मारा है उसने भी मांगा था कि इसको रिश्ता दे दो, मगर मैंने नहीं दिया। सही। वो लालच इसने इसको दी कि मैं रिश्ता भी दूंगा और मेरे बराबर वाला जो घर है इसके घर के अंदर भी एक कमरा एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो वो उसने बोला कि वो घर भी उधर तेरे को दे दूंगा। अच्छा। तो आप शादी करा के उधर ही बैठ जाना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अभी जो आपको रिश्तेदार मिले हैं जो मकतूल हैं उनके, तो वो तो बेचारे ऐसे हैं कि वो यहाँ रहते भी नहीं है, बहुत गरीब है, दिहाड़ी पेशा है, और रोज़ाना उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर करने पड़ेंगे। तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो एक दिन बोलें कि हम इस केस से हाथ उठा लेते हैं? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। और ये केस इतना बेहतरीन डिटेक्ट हुआ है कि इसमें इतना लेंदी नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो पैसे चोरी किए थे वो रिकवर नहीं हुए? नहीं, वो तो उन्होंने खर्च कर दिए। बिल्कुल खर्च कर दिए। इसने 2000 अपने जेब में रखे और 13000 शहाब ने 13000 अपने वालिद को दे दिए। अच्छा, किसने? शहाब ने? हाँ। तो कह रहे मेरे नहीं है कोई भी। नहीं, इसकी फैमिली है, बिल्कुल फैमिली है औरंगी में है। तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने बोला अभी तुम्हारा कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, तुम्हारी फैमिली है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक बाप है मेरा, गधा गाड़ी पे बर्फ बेचता है। हाँ, तो बाप है ना? एक छोटा भाई है, 2 बहनें मेरी छोटी। तो पूरा खानदान है तुम्हारा? तुम तो कह रहे हो मेरा कोई है ही नहीं। यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरा। यहाँ पर क्या मतलब? दुनिया में है, यही कराची में है। कितने बड़े झूठे हो तुम। कोई नहीं है मेरा, किसी औरों के घर में जाके रह रहे हो, दूसरों की लड़कियों पे नजर रख रहे हो। बड़ा अच्छा इसने कारनामा किया। पैकेज डील इसको मिलने वाली थी, दुल्हनिया भी और साथ में कैश भी, लेकिन आपने देखा अंजाम क्या हुआ इस नौजवान का, जिसका बाप मौजूद है, बहन भाई भी मौजूद है, कह रहा है कि मेरा कोई है ही नहीं। तो आज कल की औलादें जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो भी ये कह देते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तो ये ऐसी कैसी औलाद है? और ये यकीनन मुझे ये लग रहा है कि अगर ये अलग हुआ है अपने बाप से, अपनी बहनों से, तो इसका मतलब यही है कि कुछ भी करूं नज़र नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं गलत करूं सही करूं, मैं अपनी मर्ज़ी से करता रहूं। और उसी का नतीजा आपने देख लिया कि इसकी ज़्यादा कोई उम्र नहीं होगी, लेकिन इतनी सी उम्र में ये कत्ल कर बैठा है। ये है वो बुद्धा जिससे जानवर काटे थे सिद्दीक बाबा ने बकरा ईद पे। कसाई का काम भी कर लेते थे इस उम्र में, कहीं ना कहीं से रोज़ी लग जाए। और ये उनसे जवान होते हुए कर्जदार थे, मकरूज़ थे इतने कि अपने कर्ज उतारने के चक्करों में इन्होंने कत्ल कर दिया। ये वो कुल्हाड़ा था, ये मारा गया है इंसानों पे, खून लगा हुआ है पूरे इसके हैंडल पे, सब जगह। रिश्तों का कोई पास नहीं रहा है, सब खुद गर्जी में लगे हुए हैं। चंद पैसे मिल जाएं तो शायद ज़िंदगी संवर जाए, लोग ये सोचते हैं, लेकिन अंजाम ऐसा होता है। ये वो लोग थे जो कि ये सोच के गए थे कि आज तो हम कत्ल कर देंगे और फ़रार हो जाएंगे, कोई हमें पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है।
असफर महर सर हमारे साथ मौजूद है, ये एसएसपी वेस्ट हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि हमारे यहाँ वेस्ट का एरिया जो है वो मेजॉरिटी गरीब आबादी पे मुश्तमिल है ना, तो ये गरीब लोगों के मसाइल हैं या कत्ल गारत, अपने ही खून का कत्ल कर देना, ये सब कुछ? बेसिकली इसके 2-3 सोशल फैक्टर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है नंबर 1, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी है, और नंबर 3 एक्सेस है इस क्राइम करने की। ये इशू सिर्फ वेस्ट के नहीं है, ये सारे जहाँ पे भी क्रंच है आबादी का, जहाँ पे ज़्यादा आबादियाँ हैं, जहाँ पे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे इश्यूज वहाँ पे होते हैं। आजकल तो वो ट्रेंड भी ख़त्म हो गया है फिंगरप्रिंट्स लेने का या दूसरे शवाहिद अगर आलाए कत्ल बरामद करने का, ढूंढने का। अक्सर ये होता है क्राइम सीन को लॉक कर दिया जाता है और फिर आराम से इन्वेस्टिगेशन वाले बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जाती है? इसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। और अभी जैसे देखें, पहले भी आपने एक केस कवर किया था, ये इंसिडेंट हुआ है, और इस तरह के कोई मुझे अभी ज़ुबानी याद हैं 10 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमने विदिन 24 आवर मर्डर के केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं। ये वाले जो केसेस हैं ये बड़े गरीब लोग हैं। इवन जो कंप्लेनेंट है वो खुद चाह रहे हैं कि हमसे ये केस वापस ले लिया जाए, हम तो कोर्ट कचहरी कर ही नहीं सकते। एक 80 साल की बुढ़िया कैसे वो आगे लेके जा सकती है अपने बेटे के कातलों को? तो इस तरह के केसेस में आप क्या समझते हैं, क्या एक ये फ़र्क आ जाता है बीच में कि अमीरों को ज़्यादा वो फ़ौक़ियत दी जाती है बनिस्बत गरीबों की? नहीं जी, देखें, ये हमारे माशरे की बेहिसी ज़रूर है। कानून में 302 जो है वो अमीर पे भी लगती है, गरीब पे भी लगती है। प्रायोरिटीज़ का ज़रूर फ़र्क है। इसी तरह जब जो आम मर्डर होता है उस पर चूँकि पूछगछ नहीं की जाती, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लकुनास जो हैं वो रह जाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसमें हम सबको एक ग्रेड पे होना चाहिए। जगह जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गई है, कोई भी कहीं जाके रहने लगता है, किसी को पता ही नहीं चलता कौन क्या है। कई कई दिन लाशें जो हैं घरों में पड़ी सड़ रही होती हैं, जब स्मेल आती है मोहल्ले में दूर दराज तक, तब लोगों को पता चलता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कराची जो इतने एक्सपेंड हो रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है? ये लॉलेसनेस जो क्रिएट की गई थी, इसका पर्पज़ यही था कि इस तरह की आबादियाँ बना के और इसमें यहाँ पे मशरूम ग्रोथ बनाई जाए। सस्ते दामों में किसी को ज़मीन बेच दी, किसी को घर बेच दिया, वो फिर साथ वाले जो उनके साथ रह रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन लोग यहाँ आए हैं। तब पता लगता है जब कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है। ये जो केस था इसके अंदर ये था कि एक आदमी ने, बूढ़े शख्स ने अपने सहारे के लिए एक गैर शख्स को अपना बेटा बनाया या दोस्त था पुराना। इतना भरोसा आज के ज़माने में लोगों को करना चाहिए। तो कोई मैसेज दें पब्लिक के लिए। इस्लाम के अंदर डूज़ एंड डोंट्स बड़े क्लियर हैं। ये इस तरह के जो मुँह बोलते रिश्ते हैं, इनसे जो है वो इस्लाम में मना किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन पे मना किया गया है। ब्लड रिलेशन ही आपका असल रिलेशन है। ये या तो लालच में बनाए जाते हैं, उसमें लालच जो बना रहा है वो भी उसके लालच होता है, जो बनने जा रहा है उसका भी लालच होता है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। जो आपके सगे हैं, अगर वो आपके नहीं हुए तो कोई गोए गैर आके कैसे आपका बनेगा? तो इन चीज़ों को ज़रूर एक मर्तबा देखना चाहिए। अपनी जान से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और फेयर हों, अगर आपने इस तरह के इक़दाम उठाए भी हैं तो फिर उनके साथ भी फेयर हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो आपके बच्चे हैं। तो फिर इस तरह के वाक़यात मेरा नहीं ख्याल के हों। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम आपने देखा। लोग बड़े परेशान हो गए थे टारगेट किलिंग से, भत्ताखोरी से और दूसरे जराइम की वारदात से। जब इस पे थोड़ा कंट्रोल हुआ तो अब देखा कि नफ्सा नफ्सी का ऐसा दौर है कि छोटी छोटी बातों पे कोई भी शख्स किसी का कत्ल कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास आलाए कत्ल कोई हैवी मशीनरी हो जैसे गन्स हो, बल्कि कोई भी चीज़ मिलती है उसे वो कत्ल कर देता है, उसमें बर्दाश्त नहीं रहा। और आज की स्टोरी में जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ 30,000 रुपये के एवज 2 जानें चली गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में 30,000 की इतनी बड़ी वैल्यू हो गई कि 2 लोगों की जानें चली गई और नाहक खून बहा, और कोई रीज़न समझ नहीं आई कि ये 30,000 रुपये इतने बड़े कैसे हो गए। किसी की ज़िंदगी का सामान नहीं हो सकते ये 30,000, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हम कंसंट्रेट करें उन अवामिल पे जो कि असरअंदाज होते हैं इंसानी साइकी पे, कि इंसान को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो इतने इंतहाई इक़दाम पे उतर आ रहा है और लोगों के कत्ल कर रहा है। तो अगर हमें सोसाइटी में
बेहतरी लानी है तो हमें सिस्टम को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो अवामिल इफ़ेक्ट कर रहे हैं जैसा कि बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन नहीं है, लोगों में शऊर नहीं रहा, इंसान जानवर बनता चला जा रहा है, तो इंसान को शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या गलत है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको प्रोग्राम आप हमें बता सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।